हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में यूज करा गया है। जिन चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जी में आते हैं, आईआईटी में आते हैं, नीट में आते हैं, उन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का यूज होता है। जैसे रोटेशनल मोशन 11th क्लास में है, 12th क्लास में आप जाएंगे मैग्नेटिज्म मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा। इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो बच्चों, आप अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को सीखेंगे। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors A and B, इसको लिखते हैं ऐसे, वेक्टर A क्रॉस दे करके वेक्टर B। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B, A क्रॉस B जैसा देखते हैं वैसा ही बोलेंगे भी इसको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है, whose magnitude is magnitude of A, magnitude of B sin theta, and its direction is perpendicular to the plane in which both vectors A and B lie, या कहिए एग्जिस्ट। ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन लिख दिया हूं मैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा, इज अ वेक्टर, एक वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये एक वेक्टर है whose magnitude is ए बी साइन थीटा। अब ये जो मैग्नीट्यूड लिए है ए बी साइन थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to the plane in which both vectors A and B lie, यानी कि दोनों वेक्टर A और B मौजूद होते हैं जिस प्लेन में, उस प्लेन पर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये थीटा कौन सा एंगल है? तो थीटा का जवाब दे दें, where थीटा इज a smaller angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। डॉट प्रोडक्ट में भी आप देखे हैं, जो थीटा लेते हैं, थीटा इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही है, थीटा इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। अब बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन में ओनली परपेंडिकुलर हमने लिखा है, लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं, पीछे टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते अब आप जान चुके हैं, वन वेक्टर हैज वन एंड ओनली वन डायरेक्शन। ओनली परपेंडिकुलर बोलने से एक्चुअल डायरेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे मैंने खड़ा किया बोर्ड के प्लेन पर, यह अपवर्ड हो गया। यदि हमने ऐसे खड़ा किया अपने पेन को परपेंडिकुलर, अब इसको डाउनवर्ड आप समझ सकते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलने से एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिर एक्चुअल डायरेक्शन हम कैसे निकालें, इसके लिए आगे हम आपको बताएंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाएंगे हमें। लेकिन पहले थोड़ी सी हम इसकी राइटिंग कर लें, जो अभी बोले हैं इसका राइटिंग कर लेते हैं। तो ये लिया टू वेक्टर्स, एक वेक्टर लिया A, दूसरी वेक्टर लिया B, बिटवीन द टू
स्मॉलर एंगल ये लिया हमने थीटा। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक एंगल ये थीटा छोटा है, दूसरा ये एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। दो एंगल बनते हैं दो स्ट्रेट लाइन के मिलने से, तो हमें ये एंगल लेनी है। अब फिगर से मैं लिखता हूं, यहां पर मैं ओ बोल रहा हूं। अब फिगर से लिखता हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। तो इन फिगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लेना होगा। एरो नहीं हटाएंगे, नहीं तो दो स्केलर का प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड सो एरो के साथ ही लिखना पड़ेगा इसको। मॉडुलस लेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, इक्वेशन 1। अब जैसा कि हमने यूनिट वेक्टर पर काम किया है और आपको बोला भी था, यूनिट वेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इन फिजिक्स होते हैं, जिसका राइटिंग आपने ऐसे करा था, वेक्टर ए एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। अब इसकी मदद मैं ले रहा हूं। अब इसकी मदद लेने के लिए क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, इसके डायरेक्शन में वेक्टर ए क्रॉस बी, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब देखिए इस राइटिंग पर गौर करिए, वेक्टर ए के जगह पर मैंने लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने, मॉडुलस इज मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब हमें लेना है यूनिट वेक्टर जो ए के सेम डायरेक्शन में है। हमें लेना होगा यहां पर यूनिट वेक्टर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन में हो। तो एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यहां मैं इसको एन कैप लिख देता हूं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सी कैप डी कैप कुछ भी लिख सकते हैं, खाली ए बी को छोड़ के लिखिएगा। नाउ इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो ये हो गया ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हो गया डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब एन कैप क्या है इसका जवाब दे देंगे। तो जो एन कैप है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, जैसा कि हमने अभी बात करा आपसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड ये हम कंफर्म नहीं है, जब मैं रूल बताऊंगा फिर कंफर्म करूंगा। तो अभी जो है रफली एन कैप की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यदि है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी होगा। तो जरा ऐसे अपनी पेन को अपनी नोटबुक पर रखिए। रख लिया, अपनी पेन को अपनी नोटबुक के ऊपर खड़ा कर दिया। अब देखेंगे जरा, ये है हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ए के साथ आप इसका एंगल देखिए 90 डिग्री, बी वेक्टर के साथ देखिए इसका एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है तो वो स्ट्रेट लाइन उस प्लेन के सारे लाइंस पर परपेंडिकुलर होता है। ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन देन दैट स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस इन द प्लेन। तो अब हम बोल सकते हैं ये जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो फिर लिख लें यहां पर दैट इज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये एन कैप ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप है वो किधर है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी प्लेन पे परपेंडिकुलर, एन कैप प्लेन पे परपेंडिकुलर, एंड सो एन कैप परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ऑल्सो ये भी लिख लेते हैं हम, ऑल्सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का जरूर याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। अब आते हैं
कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालें, सही डायरेक्शन। तो सही डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में 2 रूल्स हैं। एक रूल है हमारे पास जैसा कि बोला राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा रूल है राइट हैंड एस्क्रो रूल। इक्वेशन नंबर 2 को रखेंगे अभी हम अपने पास में। नाउ वेक्टर का फिगर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हमारा है A एंड B, इसका फिगर अलग से ले रहे हैं। A क्रॉस B के लिए एंगल थीटा है। अब चलिए यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को पहले यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल। और बच्चों आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप इसको यूज करना सीख लें। तो इस रूल में पहले क्या कहा है पहले मैं बोल देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ साथ। तो इस रूल का कहना है when right hand is kept perpendicular to a plane in which 2 vectors lie and fingers are curved in a direction from first vector towards second vector through a small angle, then the thumb erect indicates direction of cross product of 2 vectors। ये है राइट हैंड थंब रूल। अब आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं। रखा अपने राइट हैंड को परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे। आप अपनी नोटबुक पर जब रखेंगे तो आपका थंब चला जाएगा छत के तरफ, घर के छत के तरफ देखिएगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपनी नोटबुक पर आप ऐसे रखिए अपने राइट हैंड को और फिंगर को मोड़िए। फिंगर को मोड़ा किधर से किधर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू ए स्मॉल एंगल। फिंगर को मोड़ा। अब देखिए कि थंब इरेक्ट, सीधा थंब जो है ये बताता है किधर के तरफ, ऊपर के तरफ। ऊपर के तरफ मतलब ऐसे बताता है ये थंब हमारा। आप अपनी नोटबुक पर अपने पेन को खड़ा करिए। देखिए कि आपका पेन छत के तरफ दिखाई पड़ रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। यही जो डायरेक्शन हो गया थंब का, दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको हम एयर में तो दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग जैसा 3D में सीखे हैं, इसको जब एयर में नहीं दिखा सकते हैं तो थोड़ा ऑब्लिक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे आप दिखाइए। बट अपवर्ड डायरेक्शन है तो फिर बेटर होता है कैसे ऊपर की तरफ हम दिखा लें। तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन बच्चों वही ध्यान रखिएगा जो 3D में हम आपसे बात किए हैं कि जो 3D में होता है फिगर, वो फिगर में थोड़ा सा जो है हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एयर में जगह नहीं होता है। तो एक्चुअली तो ये लाइन, ये वाला लाइन एक्चुअली तो ऐसे है। अपनी पेन को खड़ा किया, जैसे आप देख रहे हैं अपनी पेन को, ये वाली लाइन तो ऐसे है, लेकिन ऐसे एयर में तो लाइन ड्रॉ होगा नहीं और हमें दिखाना भी है। तो फिर हम रफली क्या करते हैं, ऊपर की तरफ दिखा लेते हैं ऐसे। अब आपको बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पर मैं ले चलता हूं और इसको फिर से आप प्रैक्टिस करिएगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस, जिसको पहले बोलेंगे वो पहला कहलाएगा। तो बी क्रॉस ए जब आप बोलते हैं तो फर्स्ट वेक्टर अब आपका बी कहलाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखना है। अब यदि किसी बच्चे ने ऐसे अपने राइट हैंड को रखा परपेंडिकुलर टू प्लेन, हम ऊपर की तरफ है, फिंगर को मोड़ दिया, देन क्या होगा, ये जो फिंगर का जो कर्वेचर है ये एंटी क्लॉकवाइज है इस समय। एंटी क्लॉकवाइज यदि बी ए के तरफ चलेगा, या हम कहिए बी से ए के तरफ यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस समय, तो बड़े एंगल से चलना पड़ेगा। तो बड़ा एंगल तो अलाउ नहीं है, स्मॉल एंगल से हमें चलना होगा फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर।
एंड सो इस हालत में क्या करिए, हाथ को आप ऐसे कर लीजिए, थंब को नीचे कर लीजिए अपने नोटबुक पर, थंब को ऐसे कर लीजिए नीचे की तरफ, अपनी जो नोटबुक है उसमें अपनी जो थंब की जो नेल है इसको ऐसे टच कर दीजिए अपने नोटबुक में। अब आप फिंगर को ऐसे मोड़िए, ये मेरे फिंगर पर ये मोड़ दिया फिंगर को। अब देखिए कि यहां पर ये जो कर्वेचर है फिंगर का, ये कर्वेचर किधर है, क्लॉकवाइज, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यदि हम बी से ए की तरफ चलें तो स्मॉल एंगल से चलेंगे। तो जब फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर हमारा फिंगर स्मॉल एंगल से कर्व होता है, देन थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उम्मीद करता है बच्चों आपकी प्रैक्टिस हो गई है, इसको भुलाइएगा नहीं कभी। एंड सो आपने क्या देखा, बी क्रॉस ए जो है ऐसे इनवर्ड है, अंदर के तरफ है, ए क्रॉस बी आउटवर्ड है, बाहर के तरफ है। तो फिर अब जो आउटवर्ड है, अपवर्ड है, इसको हमने ऐसे दिखा लिया है, तो इसका अपोजिट हो गया बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए को इसके अपोजिट दिखा लेते हैं, इधर दिखा लेते हैं। तो ये हो गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसी को कोई बच्चे चाहे तो स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। ऐसे स्क्रू रूल में बहुत सारे बुक्स में लोगों ने राइट हैंड स्क्रू रूल लिख दिया, लेकिन बच्चों आप स्क्रू को, बहुत सारे जो है लेफ्टीज होते हैं, लेफ्ट से काम लेते हैं, तो उनके लिए भी है स्क्रू रूल। आप लेफ्ट हैंड से रोटेट करिए, रोटेट करना होगा स्क्रू को, राइट हैंड से रोटेट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बुक में लैंग्वेज है मैं तो वही लिखूंगा, लेकिन आप राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से भी, दोनों हैंड से आप स्क्रू रूल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है जरा फील करिए। फिर उसी तरह से सपोज ये मेरा पेन, ये स्क्रू है, अब इस पेन को रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, खड़ा कर दिया पेन को। नाउ स्क्रू is rotated from first vector to second vector through a small angle. Then motion of tip of a screw indicates direction of cross product of two vectors. मैं इसको स्टेटमेंट की तरह बोल रहा हूं अब। When a screw is placed perpendicular to a plane in which two vector lies and it is rotated in a direction from first vector towards second vector through a small angle, then direction of motion of tip of a screw indicates the direction of cross product of two vectors. अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं एक बार। ये देखिए, स्क्रू को हमने रखा परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे रखा। अब इस स्क्रू को हम रोटेट करते हैं ए टू बी। पहले हम इसका डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, ए टू बी रोटेट करते हैं, ए टू बी छोटे एंगल से, लेकिन छोटे एंगल से रोटेट करेंगे। अब ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आप बच्चों कभी स्क्रू ड्राइवर लेकर, स्क्रू लेकर के एक बार देख लीजिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा करके। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कराएंगे स्क्रू को, तो स्क्रू ऐसे बाहर आवेगा आपका। द टिप ऑफ स्क्रू मूव्स आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटवर्ड प्लेन ऑफ योर नोटबुक, एंड सो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड, अपवर्ड। वहीं पर फिर स्क्रू को रखिए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखने के लिए बी से ए के तरफ छोटा एंगल से स्क्रू को रोटेट कराइए। ये हो गया क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज स्क्रू को आप रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज बी टू ए स्क्रू को रोटेट कराएंगे तो ये स्क्रू आपका अंदर घुसेगा। टिप ऑफ स्क्रू मूव्स इनवर्ड, सो बी क्रॉस ए इज इनवर्ड, डाउनवर्ड, तो उसको ऐसे डाउनवर्ड दिखा दिया। तब बच्चों आप कंफर्म हो गए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालें, कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो फिर आपको रोटेशनल मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, वो आप पक्का सॉल्व कर लीजिएगा, इस पर पूरा भरोसा रखिएगा। अब लेता हूं मैं इसके कुछ यूजेस, क्यों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं चैप्टर का नाम सब बोल दिया हूं,
फिर भी अभी 10th पास बच्चे सोचते होंगे कि साहब इसका अभी हमारा क्या रिश्ता है। तो फिर जैसा कि आपको मैं कुछ यूजेज जैसे डॉट प्रोडक्ट में बोला था, यहाँ भी बोल देता हूँ यूजेज क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हैं। नंबर 1, जैसे हमें टॉर्क निकालना है, टाउ वेक्टर, टॉर्क बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क से होता क्या है, टॉर्क से रोटेशन पैदा होता है या रोटेशन को रोकते हैं। कभी कभी गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट में देखिएगा कि इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ज्यादा न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है तो जल्दी से ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है कोई कार, तो ये टॉर्क जो है ये रोटेट कराने वाला प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है। नाउ टॉर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर लिया जो आप ऑलरेडी अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हुए हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया। और कहां से लिया अब, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अराउंड कोई चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। और इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा कर दीजिए, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो पोजीशन वेक्टर लेना है हमें फोर्स की स्टार्टिंग पॉइंट की, यानी कि जिस पार्टिकल पर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर हमें लेना है, यहां से लेना है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेना है, या कहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है। और फोर्स के साथ इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है। So torque on an object, torque on a body is equal to cross product of position vector of point, position vector of point of application of force। जैसे पॉइंट P पर लगा हुआ है फोर्स, तो पॉइंट P का लेंगे हम पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये पोजीशन वेक्टर, और फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर ये फोर्स F लग रहा है, तो इसी R क्रॉस F को टॉर्क कहते हैं। नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम। अब आप लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं क्लास 9th में। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल वेक्टर से लोग जनरली डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, स्मॉल एल कैपिटल एल, अब तो जान चुके हैं वेक्टर के लिए छोटा एल बड़ा एल कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, या कहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर वही बात है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट कोई चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ रोटेशन से पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ले लिया r, और जो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फोर्स के जगह पर अब मैं p यदि लिख दूं, तो ये p फॉर लीनियर मोमेंटम, आप इसको m इंटू v समझ लीजिए। तो लीनियर मोमेंटम की जो लाइन है ये यहां से स्टार्ट हुआ है, तो जहां से लीनियर मोमेंटम की लाइन स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, या कहिए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब लेते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये लिया लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r क्रॉस p के जगह पर m इंटू v लिख सकते हैं। अब आप m जो स्केलर है, मास स्केलर है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, इसके आगे कर लीजिए, और देन उसके बाद में वेक्टर r क्रॉस वेक्टर भी कर लीजिए, ऐसे ही आपको निकल जाएंगे एंगुलर मोमेंटम। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लेते हैं जिसको कि आप यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज सब याद रखिएगा, तो यूज करेंगे या आप निकाल भी सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में सिखा दिया था ठीक उसी तरह से। अब कुछ प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब that is vector A cross vector B is not equal to vector B cross vector A।
क्यों? अब आप जानते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल जब होते हैं, डायरेक्शन भी सेम होते हैं, तब वो इक्वल वेक्टर होता है। तो यहाँ देखिए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी ए साइन थीटा, तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है बी क्रॉस ए करने पर, एंड सो वेक्टर ए क्रॉस बी को कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं करेंगे। बच्चों यदि कभी जरूरत आन पड़ी मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में, तो फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों? तो इसको भी जान लीजिए। यदि वेक्टर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को उलट दें, यदि बी क्रॉस ए का अपोजिट वेक्टर ले लें, तो बी क्रॉस ए को यदि आप उल्टा करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। यदि इसकी डायरेक्शन उलट दिया आपने, तो तब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड माइनस बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा बगल में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, सेम लाइन पे नहीं, इसका अपोजिट वेक्टर में साइड में ड्रॉ कर देता हूं आपके समझने के लिए। अब ये जो हमने ड्रॉ करा, इन दोनों वेक्टर में देखिए क्या रिलेशन है। तो ये है वेक्टर बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर माइनस माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए हो जाएंगे। अब आप बोल सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि ये वेक्टर और जो ये वेक्टर है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन तो सेम है ही। तो आप क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इस तरह से नेगेटिव साइन आ जाएगा यदि पोजीशन को आगे पीछे किया तो। नाउ नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, it obeys distributive law। जैसा कि आप देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर अलजेब्रा में जैसे आप प्रोडक्ट निकालते आ रहे हैं, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। अब क्या देख रहे हैं, ये वन प्रोडक्ट है। अब इसको टू प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा करते हैं टू प्रोडक्ट में, इसी से नाम पड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट कभी ये छूटे नहीं, जो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है, ये कभी छूटना नहीं चाहिए। अब वेक्टर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लाइक अलजेब्रा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नंबर 3 प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री हो गया, टू वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया, तो टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, देन इस समय इक्वेशन नंबर 2 को मैं यूज कर रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर 2 की मदद ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0 डिग्री इनटू एन कैप। नाउ साइन 0 डिग्री 0, एंड सो ये पूरा यहां से यहां प्रोडक्ट हो गया 0 इनटू एन कैप। अब बच्चों आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, 0 इनटू एनी वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर। यस, ये नल वेक्टर होते हैं। 0 इनटू एनी वेक्टर इज नल वेक्टर। तब ये नल वेक्टर हो गया। यदि हमसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द वेक्टर व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस समय हमारा वेक्टर है नल वेक्टर। तो इसको थोड़ा मैं लिख देता हूं और याद भी रखना है नल वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग जब प्रॉब्लम करते हैं, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जब करते रहते हैं, तो नल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये 0 होता है, तो फिर डायरेक्ट इसके जगह पर लोग 0 लेकर के काम करते हैं, मैथमेटिकल वर्क करते हैं। एंड सो मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं 0, लेकिन मैथमेटिकली यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस समय यदि नल वेक्टर आ गया तो आप इसको
डायरेक्ट जीरो ले लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं टू सेम वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर लिया हमने ए, दूसरा वेक्टर भी लिया ए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो सेम वेक्टर जैसा कि आप जान चुके हैं ऑलरेडी, यदि ए और ए ले लें, बोथ ए विल बी इन सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री है इनके बीच। जब थीटा 0 डिग्री तो फिर ये हो गया 0। एक्चुअली ये तो नल वेक्टर हो गया, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको 0 ले लिया करेंगे। अब लेते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप। अब ये नल वेक्टर है एक्चुअली, लेकिन हम इसको 0 लेंगे मैथमेटिकली। नाउ जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी 0, इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू सेम वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ये सारे के सारे क्या होंगे 0। अब ये डायरेक्ट प्रॉब्लम पर हमें यूज पड़ेगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहां से निकाल सकते हैं इसको। नाउ यदि थीटा 90 डिग्री होता है तब क्या होगा? इफ थीटा इज 90 डिग्री, फोर्थ केस हम लेंगे, नंबर 4, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन 90 डिग्री तो 1 होते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो फिर वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वेशन 2 की मदद लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री 1 इनटू एन कैप। अब आपको जैसा कि डिस्कस कर लिए हम लोग, एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है, और जैसा कि हमने देखा ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो एन कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब ये जो एन कैप के डायरेक्शन है, ए के साथ 90 डिग्री, बी के साथ 90 डिग्री, तो थोड़ा यहां भी हम लिख रहे हैं, व्हेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये जो एन कैप है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब मैं ले रहा हूं आई जे के आई कैप क्रॉस जे कैप, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। नाउ अब लेते हैं आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, यह मैग्नीट्यूड डेफिनेशन पे आ गया। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। अब हमें चाहिए वो यूनिट वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है अब कि आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस पर है, तो यूनिट वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वो यूनिट वेक्टर। नाउ दिस इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। अब देखिए बच्चों, आप इसको बहुत आराम से याद रख सकते हैं। क्या एक छोटी सी टेक्निक यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन किसके लिए? आई जे के लिए। अब आप इस पैटर्न पर फटाफट लिख सकते हैं, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, दिस इक्वल टू आई वेक्टर। सिमिलरली के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, दिस इक्वल टू जे कैप। अब देखिए इसमें जो सीक्वेंस है आई जे के आई, तो जब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जब क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है। अब हम लोगों ने देख लिया है कि यदि इस सीक्वेंस को अपोजिट किया कहीं तो नेगेटिव साइन आ जाएंगे, एंड सो इसके बदले में यदि किसी ने लिखा वेक्टर जे कैप क्रॉस आई कैप, दिस विल बी माइनस के कैप। इसको उल्टा लिखते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, अपोजिट कर दिया तो फिर ये माइनस आई कैप। सिमिलरली आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप कर दें तो क्या होगा? ऑर्डर को आगे पीछे उलट दिया हमने, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप। अब देखिए प्रॉब्लम करने के समय साइन मिस्टेक ना हो, तो इसको नजर में रखे रहिए। ये तीन बात को आप चाहे तो अभी
रफ में लिख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के समय 1 2 3 तीनों को रफ में लिख के रख लीजिए। और याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, इसका एक ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये पॉजिटिव है। और टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर है। देखिए मजे से याद रहेगा आपको, तो आप चाहे तो मन में रखिए, चाहे तो आप ये लिख लीजिए। अब उल्टा सीक्वेंस यदि हो गया कभी तो फिर वहां पर क्या करिए, नेगेटिव साइन। नाउ अब हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का रिश्ता ज्योमेट्री के साथ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। ज्योमेट्री से क्रॉस प्रोडक्ट का रिश्ता कायम करते हैं, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए अब मैं इसका स्टेटमेंट बोलता हूं आपको और आप लिख लीजिएगा। When two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of area of that parallelogram is equal to magnitude of cross product of those two vectors। अब थोड़ा मैं इसको दिखा भी देता हूं फिगर पे, प्रूफ भी कर दूंगा। ये लिया हमने पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाया, छोटा बड़ा जैसे भी बनावे। अब इस पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स, एक साइड लिया इससे वेक्टर ए, दूसरी साइड लिया इससे वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करा, सपोज ए बी सी डी। अब जो स्टेटमेंट मैंने अभी दिया है वो स्टेटमेंट कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अभी वेक्टर की बात नहीं करेंगे हम, ओनली वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही स्टेटमेंट बोले हैं अभी हम लोग। नाउ अब इसको थोड़ा मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं, जिससे कुछ प्रॉब्लम भी निकल आएंगे अपने आप। जैसे इसको ज्वाइन किया हमने, डी और बी को ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा। नाउ ए और बी दोनों वेक्टर के बीच स्मॉलर एंगल को थीटा सपोज करा। अब परपेंडिकुलर डी से हमने ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर हमने डी से ड्रॉ करा ए बी लाइन पे। नाउ लेट अस सपोज ई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ए डी ई राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका ये हाइट निकालते हैं, इसको मैं एच बोल दे रहा हूं। तो फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। नाउ एच इक्वल टू बी साइन थीटा। अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, दिस इक्वल टू हाफ इनटू बेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी की लेंथ, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, ए बी इनटू हाइट ऑफ ट्रायंगल एच इनटू एच। अब ये हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ दिस इक्वल टू हाफ ए बी के जगह पर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बिना एरो का, एच हो गया बी साइन थीटा। नाउ ए बी साइन थीटा, आप इक्वेशन 1 को देखिए, मैं यहां मिटा रखा हूं, आप इक्वेशन 1 को देखिए।
ए बी साइन थीटा जो आप लिख रखे हैं ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब एक प्रॉपर्टी आप यहां पर भी देख लीजिए और इस पर ध्यान रखिएगा। यदि कभी कोई प्रॉब्लम में आपसे डिमांड कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और ट्रायंगल के टू साइड से टू वेक्टर को दिखा दिया, किसी भी टू साइड से यदि टू वेक्टर को दिखा दिया और आपसे कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिए, हाफ करिए, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 10th में ज्योमेट्री में देखे हैं कि जो एरिया पैरेललोग्राम होते हैं ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है। अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेता हूं, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसको ए सपोज कर लिया था, मैं फिर से ए लिख दे रहा हूं यहां पर, बट मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 2 into area of triangle ABD. Now this is equal to 2 into area of triangle half vector A cross vector B. अब जैसा कि देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। Now this is vector A cross vector B का मॉडुलस ऑफ vector A cross vector B। यही हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि when two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of those two vectors। अब आप यहां से एक बात कंफर्म कर लें कि एरिया जो है वेक्टर ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंटेड है, तो क्या कहेंगे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी बात को जब आपको 12 में पहुंचेंगे तो वहां पर मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस सब में एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगा। नाउ तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एरिया इज अ वेक्टर। और जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम आपको दे दिया, टू साइड से टू वेक्टर आपको दे दिया, तो बस ये निकाल लीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की जांच करें। वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप जान गए राइट हैंड रूल से। फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, थंब बतावेगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया इज अ वेक्टर whose direction is perpendicular to the plane of that area या that surface बोलिए। ये है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका डायरेक्शन होगा। अब बच्चों मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल दे देता हूं। अब ऐसे तो जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो ओनली फॉर न्यूमेरिकल होंगे। इस टॉपिक पर एग्जांपल मैं दे दिया हूं आपको। आप कॉन्सेप्ट एग्जांपल को एक बार देखते हुए और अच्छी बुक्स से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। नाउ अब यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप represent two sides, two adjacent sides, adjacent कर दें, adjacent sides of a parallelogram, then
find magnitude of area of the parallelogram. चलिए, ये टू वेक्टर्स हमने लिया है. These two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram. Then find the magnitude of area of the parallelogram. अब हमें चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. बच्चों, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी आप यूज कर सकते हैं अलजेब्रा की तरह, बट वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है. उसके बदले में हमको दिया गया है मेथड ऑफ डिटरमिनेंट. 12th क्लास में जाएंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे अलजेब्रा में. अब हमें ज़रूरत है, तो मैं तो आपसे बोला हूँ कि जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी फिजिक्स में वो खुद मैं आपको दे दूंगा. आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जरा सा भी नहीं. जब मैं बोल दूंगा अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ. ठीक है, अब वेक्टर चैप्टर हमारा खत्म होने जा रहा है ना. अब इसके लिए डिटरमिनेंट की मेथड हम कैसे यूज करें, अब ये मैं आपको सिखा देता हूं. डिटरमिनेंट भी सीख जाइएगा और टाइम भी कम लगेंगे. तो इस मेथड में डिटरमिनेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं हिंट के तौर पर लिख रहा हूं. बाय मेथड ऑफ डिटरमिनेंट. अब ये डिटरमिनेंट मेथड क्या है? सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि डिटरमिनेंट को ऐसे लंबे लंबे खड़े खड़े लाइन के अंदर लिखा जाता है. ये इसकी पहचान है. मॉडुलस और डिटरमिनेंट में फर्क क्या है? मॉडुलस के अंदर जो है, जैसे आपने वेक्टर ए लिखा, मॉडुलस के अंदर आपने जैसे ये लिखा इक्वल टू ए हो गया. तो मॉडुलस के अंदर में जनरली जो है वन टर्म को रखते हैं आप. दूसरी बात है कि मॉडुलस में ये जो लाइन की लेंथ होता है, आपके नोटबुक में जो 2 लाइंस होते हैं, अप्रोक्स लोग इतना बड़ा लिखते हैं आपके नोटबुक में जो 2 लाइंस है, इनके बीच में जितना डिस्टेंस है. बट ये जो डिटरमिनेंट्स है वो आपके नोटबुक में 3 लाइन 4 लाइन ऐसे लंबा होता है इसकी सिंबल. इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं. दोनों में डिफरेंस, ये छोटा मॉडुलस में और ये बड़ा होता है डिटरमिनेंट में, क्योंकि इसके अंदर में बहुत कुछ लिखना पड़ता है. इसलिए ये जो लाइन की लेंथ है इसको बड़ा रखा जाता है. अब वेक्टर ए सॉल्यूशन कर रहे हैं. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हमें चाहिए. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमने डिटरमिनेंट के लिए पहले 2 खरा लाइन, वर्टिकल लाइन, या कहिए कि अपने नोटबुक में ये खड़ी लाइन हमने ड्रॉ करा. अब हम लोग आई जे के ये जो देख रहे हैं इसको सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप. उसके बाद आई के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है जो नंबर से, ठीक है, इन नंबर्स को हम लिखेंगे उनके सामने. आई के साथ जो नंबर है उसको आई के सामने, जे के साथ नंबर जे के सामने, के साथ जो भी नंबर है उसको के सामने. ये लिखना है. पहले ए है तो पहले ए के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको लिखना है हमें. उसके बाद बी है, बी बाद में है, तो बी में जो आई जे के साथ में जो भी नंबर से मल्टीप्लाई देख रहे हैं उसको बाद में लिखना है. चलिए, तो पहले हम ए का लिखते हैं. तो ए में आई के साथ -2 तो आई के साथ -2, जे के साथ 3 तो जे के साथ 3, के साथ -4. फिर बी का लिखते हैं अब हम कोफिशिएंट्स. नाउ 2, आई के साथ 2 तो आई के नीचे लिखेंगे 2. उसी तरह से जे के साथ -2 तो इसके नीचे -2, के साथ में क्या है 3 तो इसके नीचे 3 लिख लिया. ये हो गया डिटरमिनेंट लिखना. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड, वो सिखा देता हूं. सबसे पहले हमने लिया आई कैप.
आई कैप, ये लिया हमने। अब इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। जो ये वाली लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है, ऊपर नीचे लाइन जो होता है, इसको कहा जाता है कॉलम। अब जिस रो में से आपने एक टर्म ले लिया, अब इस रो में से दूसरा टर्म हम नहीं ले सकते हैं। जिस कॉलम में से आपने एक टर्म ले लिया, इस कॉलम में से दूसरा टर्म अब हम नहीं ले सकते हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास में? तो हमारे पास में बच गया, ये बच गया। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को दूसरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को माइनस करेंगे हम। लेकिन अब रहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम किधर से किधर लें, तो आपको लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट शुरू करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट, इसमें से जो बाद में मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, उसको माइनस कर लेंगे बच्चों। यही है डिटर्मिनेंट। नाउ 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस साइन डाला, -4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस करिए। अब लेते हैं जे, लेकिन हम लेंगे -j। तो यहां से पहले प्लस आई लिए हैं, तो फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव, ये लेना होगा हमें। तो अब लिया हमने j माइनस, उसके बाद जिस रो में से आपने एक टर्म ले लिया, अब इसमें से ये दोनों टर्म नहीं ले सकते। अब हम जिस कॉलम में से आपने एक टर्म ले लिया, तो ये दोनों अब नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, -2 3 -4 2, यहीं बच गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट टू राइट। ध्यान रहे कि लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट वाला टर्म लेना है, उसके बाद राइट वाला टर्म लेना है आपको। तो चलिए, -2 इंटू 3 -6 हो गया। अब माइनस साइन दे दिया पहले। नाउ -4 इंटू 2 क्या हो गया, -8 हो गया। माइनस माइनस +8 हो जाएंगे। अब की लेना है प्लस, हमें प्लस की। अब इस रो में से ये दो टर्म नहीं लेंगे, इस कॉलम में से ये दोनों टर्म नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास कितना रह गया, इतने बच गए। तब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो -2 इंटू -2 4 हो गया, माइनस साइन दिया। 3 इंटू 2 6 हो गया। बच्चों यही है डिटर्मिनेंट। अब आप डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए धीरे धीरे किया हूं, अदरवाइज आप इसको दोबारा यदि यूज करेंगे तो मैं पूरी भरोसे के साथ बोल सकता हूं मैक्सिमम टाइम लगता है 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 9 - 8 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू आई कैप, 1 से इंटू तो दिखाएंगे नहीं, आई कैप हो गया। 6 - 8 2, 2 इंटू -j कैप, ये हो गया हमारा -2j कैप। फिर 4 - 6 -2 इंटू k कैप, तो -2k कैप हो गया। अब देखिए निकल गया क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये 2 वेक्टर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड है, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड मांगा गया है इसका। तब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब इसका मैग्नीट्यूड। अब बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब हमारे पास में 3D वेक्टर होते हैं, वहां पर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिपीट दे देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत थोड़ा भी ना हो। जब कोई वेक्टर ए है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस
ए जेड के कैप, तो फिर वहां पर ए की जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं आप, कैसे निकाले हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर निकाले हैं। अब मैं इस ए क्रॉस बी को वेक्टर सी सपोज कर रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस बी को मैं सपोज कर दे रहा हूं वेक्टर सी, लेट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सपोज कर दिया। तब जो वेक्टर सी है ये हो गया आपका, ये हो गया आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप हो गया। अब हमें चाहिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मीन्स हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। पहचान लीजिए, बिकॉज ए क्रॉस बी इज वन वेक्टर, इसको मैंने सी सपोज कर लिया। अब आप बोल सकते हैं ये यहां पर सी एक्स, मैं यहां थोड़ा सा आपकी मदद के लिए ये लिखा हूं, सी सपोज कर लिया हूं मैं इसको, तो सी एक्स एक्स कंपोनेंट आई के साथ, आई यूनिट वेक्टर के साथ कितना देख रहे हैं 1, सी वाई, सी का वाई कंपोनेंट क्या देख रहे हैं जे के साथ -2, सी का जेड कंपोनेंट सी जेड कितना देख रहे हैं के साथ -2 हो गया। तो फिर अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यही होंगे। अब बच्चों ये मैं आपके मदद के लिए इतना लिखा था, समझने के लिए। हम डायरेक्ट एग्जाम में हम ये निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालेंगे। तब जरा यहां से आप समझ लीजिए। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, पहले डिटर्मिनेंट से ये निकाला, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है। तब 9 का रूट निकल के आ गया इक्वल टू 3, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है इसलिए प्लस माइनस कभी मत लीजिएगा, ठीक है। एंड सो 3 units that is area of parallelogram equal to 3 units। ये था बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन अब इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स आप करेंगे तो उसमें थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट और मुझे देना है आपको, वो है जीरो रिजल्टेंट की कॉन्सेप्ट। जीरो रिजल्टेंट की कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको दूंगा, देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और वेक्टर फिनिश। उसके बाद अगला क्लास नंबर 8th क्लास जो हमारा होगा, ये 7th क्लास चल रहा है इस समय, और जो 8th क्लास होगा उसमें परफेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, डिफरेंट बुक से अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। तो आइए पहले ले लेते हैं कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट। कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट की कंडीशन क्या होते हैं। नंबर 1, जब टू वेक्टर्स इक्वल और अपोजिट होता है, एक वेक्टर लिया हमने ए, दूसरा वेक्टर लिया इतना ही बड़ा, दूसरा वेक्टर लिया मैंने बी। अब देखिए जब टू वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, जिनकी लेंथ इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन जिनके अपोजिट हैं, यदि इनका रिजल्टेंट निकाला जाए, सम करें इसको, दिस रिजल्टेंट विल बी 0। अब मैं इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूं -a वेक्टर, कोई गलती नहीं होगा, बिकॉज आप जान रहे हैं कि जब एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, then the obtained vector is opposite vector is represented by negative sign, opposite sign। अब
यदि रिजल्टेंट निकालते हैं ए और बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू हो गया 0। यदि बच्चों आप इतना लिख करके 12 के बोर्ड में आ गए तो ये आपको काट दिया जाएगा। अब सावधानी की बात भी कर रहा हूं क्योंकि 11 के बाद 12 देंगे, 12 में बोर्ड होगा, तो बोर्ड में भी अब 90% मार्क्स यदि नहीं आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है किसी को, तो इसलिए राइटिंग थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको। अब एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर हम गलत हो चुके हैं, क्योंकि स्केलर और वेक्टर दोनों जैसा कि आप पढ़ चुके हैं दोनों डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं, उनको इक्वल नहीं कर सकते हैं कभी हम। एंड सो आर पर यदि एरो है तो 0 पर भी एरो देंगे, वेक्टर वेक्टर दोनों साइड में। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ स्केलर आर का मैग्नीट्यूड, दूसरी तरफ स्केलर नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये था 0 रिजल्टेंट की कंडीशन। एंड क्लियरली देख सकते हैं टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब ये सब जो देखें एक ही प्लेन में है ये दोनों वेक्टर, एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग है दोनों वेक्टर, तो क्या कहते हैं कोलिनियर। और एक प्लेन में जब वेक्टर होता है तो क्या कहते हैं कोप्लेनर। ये भी दो कंडीशन इसमें लगा देंगे हम लोग। नंबर 2 अब लेते हैं 3 वेक्टर्स के लिए। तो 3 वेक्टर्स के लिए मैं थोड़ा बोल देता हूं फिर यहां दिखा दूंगा। When resultant of any 2 vectors is equal in magnitude and opposite in direction of third vector in same plane, then their resultant is equal to 0। कैसे? अब देखिए, जैसा कि हम लोग अब पढ़ चुके पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ सब पढ़ चुके, अब तो पूरी वेक्टर की नॉलेज हो चुका हुआ है। तो फिर यहाँ दिखाने के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर दे रहा हूँ, जो आपको मैंने बोला भी है कि आप भी पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा यूज करिएगा 2 वेक्टर्स के लिए। अब ये मैं ले रहा हूँ एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के एक एडजेसेंट साइड दूसरी एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करा 2 वेक्टर्स को, ए एंड बी 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा। अब ए और बी का जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट दिखा दिया बाय डायगोनल, ये हो गया आर। और जैसा कि आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसी प्लेन में, सेम प्लेन में, बोर्ड की जो प्लेन है इसी प्लेन में अब ले रहा हूं थर्ड वेक्टर बिल्कुल आर के अपोजिट। और जितने बड़े आर की लेंथ है, जितने बड़े आर की लेंथ है इतनी ही बड़ी लेंथ लिया हमने, डायरेक्शन आर के अपोजिट कर दिया। इस वेक्टर को बोला सी वेक्टर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जितनी बड़ी लेंथ आर की है, लेंथ सेम, ये आर की डायरेक्शन ये अपोजिट हो गया। तो फिर ऐसे वेक्टर को जिसके डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ये हो गया हमारा माइनस आर वेक्टर। अब इन 3 वेक्टर से भी सी का यदि रिजल्टेंट निकालें तो फिर रिजल्टेंट को अब मैं यहां पर आर डैश बोल रहा हूं, क्योंकि आर लिख चुके हैं तो इसको मैं आर डैश बोल देता हूं। आर डैश यानी रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जगह पर लिख दिया आर बाय पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर सी के जगह पर लिख दिया माइनस आर। नाउ इक्वल टू जैसा कि देख रहे हैं 0 हो गया, नल वेक्टर हो गया। फिर आप आर डैश की वैल्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0। अब ये बच्चों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। अब 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर। अब इसके इक्वल अपोजिट यदि थर्ड वेक्टर है तो रिजल्टेंट हो गया 0। अब यहीं पर एक मैथमेटिशियन लैमी ने एक थ्योरम दे दिया। अब 1 2 3 वेक्टर्स को हम दिखा रहे हैं, 1 2 3 वेक्टर्स को दिखा रहे हैं ट्रायंगल पर। कैसे दिखाएंगे ट्रायंगल पर? चलिए जरा दिखाते हैं। वेक्टर ए को यहां से शिफ्ट किया, यहां पर पहले ये शिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेंथ सेम डायरेक्शन सेम इक्वल वेक्टर कर दिया वेक्टर ए। वेक्टर बी को भी यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं,
बट फिगर यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से ये शिफ्ट करा, यहाँ पर शिफ्ट करा, बिल्कुल इसके पैरेलल ये शिफ्ट करा, वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वेक्टर को आपको शिफ्ट करते रहिएगा। लेंथ ऑफ वेक्टर खाली इक्वल लीजिएगा, डायरेक्शन सेम लीजिएगा, तब ये वेक्टर बी, ठीक है, स्केल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, लेंथ बी के इक्वल, डायरेक्शन बी के सेम। अब इस सी वेक्टर को यहां से मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, यहां पर ऐसे ये डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो चलिए, तो यहां से सी वेक्टर को ड्रॉ किया हमने। नाउ दिस इज सी वेक्टर। अब क्या देख रहे हैं आप कि जब जीरो रिजल्टेंट होते हैं, जब जीरो रिजल्टेंट होते हैं तो फिर वहां पर थ्री वेक्टर्स एक ट्रायंगल में, एक के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे के हेड से तीसरी की टेल, और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड और फर्स्ट वेक्टर के टेल आपस में मिल जाते हैं। तो यदि कभी मिल गया हेड से टेल तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह से पॉलीगन यदि आप ड्रॉ करिए, एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल करते 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 यदि कहीं फर्स्ट की टेल और लास्ट की हेड यदि कहीं टच कर गया तो बचेगा ही नहीं रिजल्टेंट। चलिए, अब यहां पर ए के सामने के एंगल को मैं ए बोल रहा हूं, जो बी है इस बी के जो सामने के एंगल है इसको मैं एंगल को, पॉइंट को बी, एंगल को भी बी ले लेंगे, और जो ये सी है इसके सामने की जो ये एंगल है इस एंगल को, इस पॉइंट को बोल रहा हूं सी। अब ये बात तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा जो हमने बताया था ट्रायंगल लॉ शुरू करने से पहले, वही है लामीज थ्योरम हमारा एक्चुअली, ठीक है। तो फिर ये जब लामी का कहना था when resultant of three vectors is zero, अब जब रिजल्टेंट होता है जीरो तो इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। इक्विलिब्रियम shows zero resultant, the vector is zero when resultant of three vectors is zero, यानी इक्विलिब्रियम। then अब ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में अब हम लिख रहे हैं लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। इस थ्योरम का कहना है साइन ऑफ एंगल ई, साइन ऑफ एंगल ई, चाहे तो आप इस एंगल को ए बोल लें, बी बोल लें, एंगल सी, ऐसे एंगल सी बोल लें, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन इस वेक्टर की लेंथ सी। ये है लामीज थ्योरम बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा फिनिश हो गया। वेक्टर की जितनी कॉन्सेप्ट्स थी हमारे लिए वो सारी कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए हैं। अब आप जो हैं फ्री हैं, कोई भी बुक उठाइए और उसके सारे प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक से, अपनी क्लास नोट से मैच करिए और कॉन्फिडेंस के साथ अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद कैलकुलस पहले पढ़ा दूंगा, देन मैं काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा ताकि आपको कहीं रुकावट ना हो। थैंक यू, बाय बाय।